नमस्कार मित्रों, आप लोग का आपका अपना चैनल पटेल जी के जीएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग लेकर चल रहे थे कांग्रेस का अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुआ था सभी को हम लोग देखते हुए चल रहे थे, जो कि हम लोग 31वां अधिवेशन 1916 जो कि लखनऊ में हुआ था, ये जो हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे 32वां अधिवेशन। 32वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ 1917 ईस्वी में हुआ। इसमें जो है अध्यक्षता किसने किया, तो एनी बेसेंट द्वारा किया गया। एनी बेसेंट क्या थी, महिला थी, जो कि एक प्रथम, माने कि कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला या प्रथम विदेशी महिला, कुछ भी पूछे कि प्रथम विदेशी महिला या प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट। कैमा अधिवेशन, तो 32वां 1917 का अधिवेशन, याद रखिएगा। कलकत्ता का 1917 का अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की, जो कि कांग्रेस का प्रथम ऐसा अधिवेशन था जिसमें कि प्रथम महिला कहिए या प्रथम विदेशी महिला कहिए, दोनों एक ही है, ये अध्यक्षता की थी। उसके बाद सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को क्या किया गया, अपनाया गया, फहराया नहीं गया, अपनाया गया। 1917 में फहराया गया था जवाहरलाल नेहरू को 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर का अधिवेशन में। तो ये 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा जो अध्यक्षता किया गया, उसमें क्या हुआ, सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को अपनाया गया। उसके बाद आइए 33वां अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ, ये 1918 में हुआ। इसमें देखिए दो चीज है, 1918 में ही बंबई में भी हुआ। ये विशेष अधिवेशन, देखिए यहाँ लिखा हुआ विशेष अधिवेशन, ये विशेष अधिवेशन। तो हम इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इसको समझिए। 33वां अधिवेशन दिल्ली में 1918 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें क्या हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बने जरूर, लेकिन इनका नाम अध्यक्ष के लिए नहीं आया था। नाम किनका आया था, तो बीजी तिलक, बीजीटी मतलब बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को नामित किया गया, नॉमिनेशन किया गया कि भाई बाल गंगाधर तिलक जो है कि 33वां अधिवेशन जो 1918 में दिल्ली में होगा उसमें वो अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन कारण क्या हो गया कि बाल गंगाधर तिलक जो है वेलेंटाइन सिरोल के एक मुकदमा के लिए वो ब्रिटेन चले गए। केस था, उसको केस लड़ने के लिए या केस में हाजिर होने के लिए वो कहां चले गए, ब्रिटेन चले गए। तो इस कारण पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है कि दिल्ली का अधिवेशन 1918 वाला में अध्यक्ष बनाया गया। उसी समय हिंदी भाषा पर पुरजोर दिया गया, ठीक। और बीजी तिलक को ही वेलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक का उपाधि दिया था या संज्ञा दिया था, ठीक। अब देखिए विशेष अधिवेशन 1918 में ही बंबई में हुआ, जिसका अध्यक्षता हसन इमाम द्वारा किया गया। इसमें मौलिक अधिकार की मांग और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श किया गया, ठीक। अब जो हम लोग आते हैं 34वां अधिवेशन अमृतसर में हुआ, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ। 1919 ईस्वी में सबसे महत्वपूर्ण घटना मतलब समझिए कि देश स्तर पर या विश्व स्तर पर रहा, जो कि हम लोग का देश में सबसे बड़ा मतलब हत्याकांड कहिए या जो भी समझिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो अमृतसर में हुआ था। वो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उसी का जो है इसी अधिवेशन में निंदा भी किया गया। मतलब 34वां अधिवेशन अमृतसर में जो हुआ 1919 में, वही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद यहाँ अमृतसर में ही किया गया। उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ही अमृतसर चुना गया अधिवेशन के लिए। तो इसमें अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किया गया। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय जो हुआ उसका निंदा किया गया और खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने की बात कही गई। ये हमारी 34वां अधिवेशन था। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे और भी मुख्य अधिवेशन को, ठीक। तो देखिए हम लोग आते हैं 35वां अधिवेशन। 35वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ। इसका अध्यक्षता किसने किया, तो वीर राघवाचारी जी किए। इस समय क्या हुआ, चितरंजन दास जो थे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करने के लिए लाए, लेकिन क्या हुआ, वो पारित नहीं हुआ, कोई कारणवश बहुमत उसको नहीं मिल पाया और वो रद्द हो गया। पहली बार उसी समय फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का बंटवारा के लिए बात हुई, किस समय, नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो फिर क्या हुआ कि फिर इसी में जो है एक विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में ही, कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ। चितरंजन ये वीर राघवाचारी इस्तीफा दे दिए तो अधिवेशन लाना पड़ गया विशेष, जो कि 1920 में ही कलकत्ता में हुआ, जिसका अध्यक्षता लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। लाला लाजपत राय द्वारा जब अध्यक्षता किया गया विशेष अधिवेशन 1920 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था, उसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लाया। उस समय जो मेन अधिवेशन था 35वां नागपुर वाला, उसमें चितरंजन दास लाए, वो असफल हो गया। लेकिन उसके बाद उसी का 1920 में ही
क्या हुआ, विशेष अधिवेशन कलकत्ता में जो हुआ उसमें क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को लाया। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और जिन्ना, इन सबों ने मिलकर पुरजोर उसका विरोध किया। मतलब ये जो प्रस्ताव, असहयोग प्रस्ताव जो गांधी जी द्वारा लाया गया उसका विरोध किया गया, लेकिन विरोध के बाद भी क्या हुआ, प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। ठीक, अब आइए 37वां अधिवेशन जो कि हमारा गया बिहार हुआ था। 27वां भी हमारा कहाँ हुआ था, बिहार में, बांकीपुर पटना में। अब 27-10-37वां भी गया बिहार में ही हमारा हुआ। तो बिहार में 1922 में 37वां अधिवेशन हुआ, जो कि जिसका ये अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया। चित्तरंजन दास जब किए तो इसी समय क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जो कि 1 जनवरी 1923 को हुआ। 1 जनवरी 1922 को तो अधिवेशन हुआ। तो अधिवेशन क्या दिसंबर माह में होता था, दिसंबर के बाद जनवरी माह, तो जनवरी माह में 1 जनवरी 1923 को क्या हुआ, स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जो कि चित्तरंजन दास उसका क्या थे, संस्थापक, और मोतीलाल नेहरू दोनों मिलकर क्या किए, ये स्वराज पार्टी का स्थापना किए। तो जब स्थापना कर दिए मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास ही थे अध्यक्ष, तो चित्तरंजन दास ने स्थापना किया अपना एक पार्टी, स्वराज पार्टी। तो पार्टी को बोले, मतलब कहें कि 1900 कांग्रेस के बीच में कि 1923 में जो होने वाला चुनाव है उसमें हमारा पार्टी स्वराज पार्टी भी क्या करेगा, भागीदारी लेगा। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं, हम इसको मौका नहीं देंगे या भागीदारी लेने नहीं देंगे। तो इससे नाराज हो गया कि भाई हमारा पार्टी, हम अध्यक्ष हैं, हमको भागीदारी का मौका नहीं मिलेगा। तो चित्तरंजन दास क्या किया, चित्तरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया उस अध्यक्षता से, मैंने कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब इस्तीफा इन्होंने दे दिए तो क्या हुआ कि अब विशेष अधिवेशन लाना पड़ेगा। तो विशेष अधिवेशन 1923 को ही लाया गया दिल्ली में, दिल्ली में ही 1923 में विशेष अधिवेशन लाया गया। कब, तो 1923 ईस्वी को ही, 1923 देखिए यहाँ लिखे हुए हैं, 1923 को ही क्या क्या दिल्ली में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। उसमें क्या हुआ, अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद को दिया गया, सौंपा गया। मतलब अबुल कलाम आजाद पहली बार अध्यक्ष बने थे इस समय, मध्यवर्ती अध्यक्ष इसको कहा जाए। तो ये जो थे सबसे युवा, कांग्रेस के अभी तक जितने भी बने थे इसमें सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद जी हुए थे, और सबसे ज्यादा दिन तक भी देखिएगा आगे चल के बनेंगे भी 1940 से 45 तक रहे थे। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे अभी देखेंगे। ठीक, तो देखिए हम लोग 39वां अधिवेशन को देखेंगे। 39वां क्रम में है, जो कि 1924 में बेलगांव में हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी में एकमात्र जो था गांधी जी अध्यक्षता किए प्रथम बार और लास्ट बार, मानिए एक के बार बनवे किए बेचारे। तो 1939 में बेलगांव अधिवेशन हुआ, जो कि 1924 में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया, जो कि यह एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की। ठीक, उसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दो पार्टी थी जो साथ आ रही थी 1916 से, जो कि आगे आकर 1924 में क्या हो गई, टूट गई, यानी अलग हो गई। 1916 में पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, उसमें जो है कि कांग्रेस का नरम और गरम दोनों दल को मिलन हुआ, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिला। लेकिन 1924 में आगे क्या हुआ, ये मतभेद कुछ उत्पन्न हुआ और दोनों अलग हो गया फिर से जैसे पहले था। अगला ये 40वां अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ, 1925 में हुआ। इसमें सरोजिनी नायडू भी वेरी महत्वपूर्ण है। 40वां अधिवेशन जो कि कानपुर में हुआ 1925 ईस्वी में हुआ, ये जो है सरोजिनी नायडू द्वारा अध्यक्षता किया गया। ये प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम महिला या प्रथम विदेशी महिला तो सरोजिनी नायडू, लेकिन प्रथम भारतीय महिला बोले तो 1925 में सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया अध्यक्षता। ये देखिए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई। ठीक, उसके बाद पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, लाया गया, लेकिन पारित नहीं हुआ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया गया इसी अधिवेशन में, लेकिन पारित नहीं हुआ। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। ठीक, उसके बाद 45वां में आइए, जो कि कराची में 1931 में अधिवेशन हुआ। 45वां अधिवेशन 1931 को कराची में हुआ, जो कि सरदार पटेल द्वारा अध्यक्षता किया गया। इसमें क्या क्या हुआ भाई, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामांकित किया गया, मतलब उनको जो है कि आगे लाया गया कि भाई ये जाओ गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे 1931 वाले में। तो ये जो थे इसी में नामित किया गया। उसके बाद गांधी मिल समझौता 1931 में ही हुई थी, उसको जो स्वीकृति मिल गया। ठीक, तो इसके साथ हम लोग आगे और भी देखेंगे ये कांग्रेस अधिवेशन, इतना जब तक आप लोग नोट कीजिए। आइए तो हम लोग देखेंगे अब 49वां अधिवेशन जो लखनऊ में हुआ था। 49वां अधिवेशन लखनऊ में 1936 में किया गया, जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसी समय कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक, उसके बाद 50वां अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि गांव में एकमात्र अधिवेशन हुआ था, जो कि फैजपुर महाराष्ट्र स्टेट का फैजपुर एक गांव पड़ता है, वही फैजपुर में हुआ था, जो कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता थी।
ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था और इसी में 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से। तो 13 सूत्रीय कृषि गांव में था, तो गांव में कृषि ही होता है, तो कृषि का कार्यक्रम घोषित किया गया। ये नॉर्मल सा चीज है कि गांव का अधिवेशन, कृषि का कार्यक्रम कहां घोषित किया गया? तो फैजपुर अधिवेशन 1937 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक, अब 51वां अधिवेशन में आइए, जो कि हरिपुरा में हुआ, जो कि गुजरात में है। हरिपुरा गुजरात में है, जो कि 1938 में हुआ। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता की है, जो कि निर्विरोध चुन लिए गए। कांग्रेस के तरफ से निर्विरोध कौन चुन लिए गए? सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक, उसके बाद 52 में थोड़ा सा लफड़ा हो गया। क्या हुआ भाई? त्रिपुरी अधिवेशन हुआ, जो कि मध्य प्रदेश, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी, जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश। 1939 ईस्वी में यहाँ क्या हुआ? कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी किए। तो इसी समय क्या हुआ कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस से कुछ मामले को लेकर नाराज चल रहे थे, तो गांधी जी के ने अपना एक प्रतिनिधि को खड़ी किया, जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया। तो चुनाव गांधी जी उसको लड़वाएं और लड़वाने के साथ बोले कि अगर पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं या उसकी हार होती है तो उसका हार नहीं होगा, वो हार मेरा हार होगा। माने गांधी जी अपने आप पर लेना चाह रहे थे कि वो हार हमारा होगा। तो ये गांधी जी ने प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारामैया को खड़ी कराया। तो सीतारामैया जी 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस उसे हरा दिए। माने सुभाष चंद्र बोस तो बनिए गए, जीते तब ना बने। तो ये क्या किए? 203 वोट से कितना वोट से पूछता है तो कहिएगा 203 वोट से गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी किसको हरा दिया? पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया और क्या हुए? कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बने। ठीक, उसके बाद गांधी जी तब पर भी तो जीत गए। अब तो भाई ऐसे भी गांधी जी को गला नहीं महसूस होगा कि साला हार गया मेरा कैंडिडेट। तो होता है गांव घर में, जो देखिए मुखिया का चुनाव होता है तो कैंडिडेट हार जाता है, जो उसका सपोर्टर रहता है वो बेचारा ऐसा हारता हुआ है, टेंशन में वो चला जाता है। उसी तरह से गांधी जी यहाँ मुखिया वाला काम किए कि भाई मुखिया में इसको खड़ी करवाए, वही हार गया तो इनको टेंशन हो गया। टेंशन हुआ तो भाई इसका गुस्सा जो है सुभाष चंद्र बोस पर ही था। तो ये नाराज थे सुभाष चंद्र बोस से। कोई भी अध्यादेश या कोई भी ऐसा मुद्दा लाए अथी में, मतलब कि अधिवेशन में, तो उसको मतलब खारिज कर दे, मैंने उसको माने ही नहीं, उसका विरोध जताना गांधी जी शुरू कर दिए। तो बार बार आप ऐसे कीजिएगा और अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी हैं तो उनको तो दुख लगेगा। ये दुख को बेचारा सहते सहते हुए उन्हें पार नहीं लगा, तो क्या किया? आगे चलकर वो इस्तीफा दे दिया जनता से भी और कांग्रेस पार्टी से भी। और उसके साथ 1939 में वो अपना एक पार्टी बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, जिसकी स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किए। और जब ये इस्तीफा दिए 1939 का में जब इस्तीफा दिए, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस जी का जब इस्तीफा हुआ तो उस समय मैंने अध्यक्षता का पद किन्हें मिला? तो वो मिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। तो उनको जो है कि अध्यक्षता का पद मिला। और इसी के साथ हम लोग अब आगे देखेंगे 50वां, ये 52वां हो गया, तो 53वां 54वां ये सब देखेंगे। ठीक, आइए तो हम लोग देखेंगे अब 53वां अधिवेशन, जो कि रामगढ़ झारखंड में भी है। वर्तमान रामगढ़ कहाँ है? तो झारखंड स्टेट में है। लेकिन 1940 में हम लोग का झारखंड था नहीं, बिहार में था, तो बिहार ही बोलेंगे, लेकिन झारखंड भी लिख दिए हैं क्योंकि कुछ देख रामगढ़ वर्तमान में कहाँ है तो झारखंड। तो 53वां अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जो कि 1940 से 45 तक वो अधिवेशन रहा। मतलब 53वां अधिवेशन 1940 में जब हुआ 1940 में, लेकिन 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 40 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 में जो अधिवेशन 53वां हुआ रामगढ़ का, उसमें अबुल कलाम आजाद को क्या बनाया गया? अध्यक्षता बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष हुए। उसके बाद 1940 से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, तो अब्दुल कलाम आजाद ही अध्यक्ष रहे। सिंपल सी बात हुई है, लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले रह गए। ठीक, उसके बाद 54वां अधिवेशन जो कि मेरठ में हुआ 1946 में हुआ। जेबी कृपलानी, ये महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, जेबी कृपलानी जी अध्यक्षता की है। और यही जो थे भारत आजादी 15 अगस्त 1947 के समय में कांग्रेस के अध्यक्ष पूछेगा तो जेबी कृपलानी ही थे, जो आजादी के समय यही अध्यक्ष रहे, यानी जेबी कृपलानी ही अध्यक्ष रहे। लेकिन जेबी कृपलानी नवंबर 1947 में इस्तीफा दे दिए, पद से इस्तीफा दे दिए, अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिए। नवंबर 1947 में इस्तीफा दिए। कब दिए? नवंबर 1947 में। तो हम लोग का भारत आजाद कब हुआ? अगस्त 1947 में, अगस्त के बाद दिए। तो जब नवंबर 1947 में इस्तीफा दिए, उसके बाद कौन बने अध्यक्ष? तो इसके बाद इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, जो प्रथम राष्ट्रपति थे। 22 जुलाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा जो हमारा है, अभी शान है हमारा देश का, उसको अपनाया कब गया था संवैधानिक रूप से? तो 22 जुलाई 1947 को याद रखिएगा। ठीक, और हम लोग 2 अधिवेशन और बाकी है, 54 के बाद 55 और 56। 54 में जो वो सीतारामैया नहीं, पिंगली बेकैया, जो पिंगली बेकैया सीतारामैया जिसको सुभाष चंद्र बोस हराए थे, वो अध्यक्ष बनेंगे। 54 55 में, 56 में बनेंगे टंडन जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक,
का जो है दूसरा 2 ठो बचा हुआ था क्या, 55वां और 56वां। 55वां अधिवेशन जयपुर में हुआ जो 1948 में हुआ, जिसका पट्टाभी सीतारमैया द्वारा अध्यक्षता किया गया। पट्टाभी सीतारमैया वही है जिसको कि 1939 अधिवेशन जो हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी हराए थे। और 56वां अधिवेशन जो नासिक में हुआ 1950 ईस्वी में हुआ, इसका अधिवेशन अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा किया गया। और इसके साथ हम लोग कांग्रेस का पूरा अधिवेशन देखें। अभी हम लोग थोड़ा सा और कांग्रेस के बारे में डीपली देखेंगे क्या कि कांग्रेस को किसने क्या संज्ञा दी। जैसे कांग्रेस को कहे थे लाला लाजपत राय जो है कि क्या कहे थे आपका कि लॉर्ड डफरिन का दिमाग का उपज क्या है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना। तो इस तरह का उपाधि दिया गया या कुछ कथन कहा गया। 2-4-5 ठो ऐसा है जो कि बार बार आपको क्वेश्चन ये उठाता है पूछता है एग्जाम में, तो उसको हम अभी देखेंगे, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। आइए हम लोग अब देखते हैं कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां। जो उस समय का वायसराय था, गवर्नर जनरल या वायसराय या जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो भी हैं नेता थे मतलब कहिए, तो उन्होंने कुछ कांग्रेस के बारे में कुछ अच्छी कुछ खराबी चीज कही। जैसे देखिए पहला, कांग्रेस डफरिन की दिमाग की उपज है। किसने कहा? तो हमारा लाला लाजपत राय जी कहें कि कांग्रेस किसका दिमाग का उपज है, तो डफरिन का दिमाग का उपज है। लाला लाजपत राय द्वारा कथन है, कहा गया मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। महात्मा गांधी ने कहे, क्या कहे, गांधी जी कहे, क्या कहे कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कब कहे थे? असहयोग आंदोलन के समय में। ठीक, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ये किसने कहा? तो अरविंद घोष जी कहे, अरविंदो घोष। अरविंदो घोष क्या कहे कि कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। और अगला जो है कांग्रेस को अंग्रेज का सुरक्षा बल्ब कहा। किसने कहा? तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस जो पार्टी बनी है ये अंग्रेजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक बल्ब का समान है, तो उसे लॉर्ड डफरिन ने इस वाक्य को कहा। ठीक, उसके बाद कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक या पुलिंग वर्ग की प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहें। किसने कहा? तो ये लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो है उस सूक्ष्म अल्पसंख्यक या पुलिंग वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है, यानी छोटी संस्था है। उसके बाद अगला, मेरे विश्वास में कांग्रेस अपनी पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि शांतिपूर्ण निधन में कांग्रेस को मैं क्या करूं, मदद करूं। ये किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा। क्या कहा था कि मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए क्या कर रहा है, लड़खड़ा रहा, और मेरी भारत में रहते हुए मेरी इच्छा क्या है कि मैं उसे शांतिपूर्ण निधन में कांग्रेस का क्या करूं, मदद करूं। इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त हुआ। और कांग्रेस का जो 3 वीडियो बना, 3 लेक्चर है, उसमें आप लोग कांग्रेस को बेहतरीन ढंग से हम जो है हर कंटेंट को समझाए हैं, और साथ ही हर चीज को जो है डिस्क्राइब करते हुए अच्छा से विश्लेषण के साथ आप लोगों के बीच रखा। हर चीज को जैसे हर अधिवेशन में जितना अधिक से अधिक घटना को हमने लाकर दिखाया, जो कि लुसेंट से भी ज्यादा है। इसको आप लोग देखिए, है तो लुसेंट का ही। और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों मित्रों के बीच शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा लगा आप लोग के लिए। हर एग्जाम, 1 डे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग अवश्य देखें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।